इजाज़त मुकम्मल इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी तशरीफ़ आपकी का आप तशरीफ़ लाए। आज एक इंतहाई सेंसिटिव इशू के ऊपर आपसे डिस्कस करना है, आपसे बात करनी है। और ये करने के लिए मैंने अपने दो बहुत ही मोहतरम साथियों को, वलीद इकबाल साहब को मेरे लेफ्ट सेनेटर के, और न्याजी साहब राइट के ऊपर, इनको भी आज मैंने रिक्वेस्ट की है कि शामिल हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं और जो इसके ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स हैं उसको भी ये रोशनी डालें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रिपोर्ट शाया हुई है, इट्स कॉल्ड पाकिस्तान 2023 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट, और ये शाया की है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, और ये कवर करता है पीरियड 2022 एंड 2023। और इसमें जो ह्यूमन राइट्स की स्टेट पाकिस्तान में बयान की गई है वो अगर आप भी पढ़े, मैं ये कहूँगा रिजवान आप बच्चे ये जो इसकी सॉफ्ट कॉपी आई एम श्योर उनके पास होगी, लेकिन आपके लिए वो मेरे जैसे शख्स के लिए जो इज कमिटेड टू दिस कंट्री शर्म से छूट जाता है। इसमें आप ह्यूमन राइट्स ले लें, इसमें आप फ्रीडम्स ले लें, कुछ भी ले लें। उन्होंने नहाई डिटेल के साथ इस चीज़ का बताया है आपको कि किस किस तरीके से इन फ्रीडम्स को, इन ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है। और बहुत सी चीज़ें मैं सिर्फ 2 मिनट में आपको पढ़ के सुना लेता हूँ ताकि सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाए। सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स इशूज इंक्लूडिंग credible reports of number 1 unlawful and arbitrary killings including extrajudicial killings, इसके ऊपर बात की है। Enforced disappearances, इसके ऊपर बात की है। Torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents, इसके ऊपर बात की है। Harsh and life-threatening prison conditions, इसके ऊपर बात की है। Arbitrary detention, इसके ऊपर बात की है। Political prisoners, इसके ऊपर बात की है। Transnational repression against individuals in another country, arbitrary or unlawful interference with privacy, लोगों के घरों के ऊपर डाके डालना, उनके ऊपर रात के अंधेरे में उनको वायलेट करना, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना, उसकी बात है। Punishment of family members for alleged offences by authority, इसके बारे में बात की। Serious abuses in a conflict including reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances, ये भी सब्जेक्ट है इनका। Serious restrictions on freedom of expression and media freedom, ये आपको कंसर्न करता है, including violence against journalists, ये भी बात की है। Unjustified arrests and disappearances of journalists, ये भी आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात की है। Censorship के बारे में बात की है। Criminal defamation laws जो है उसके बारे में बात की है, और laws against blasphemy के बारे में बात की है। ये शायद हमें हमारे से ज़्यादा रेलेवेंट ना हो, लेकिन जर्नलिस्ट के बारे में जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। Serious restrictions on internet freedom, ये भी एक सब्जेक्ट है। Substantial interference with the freedom of peaceful assembly and freedom of association, इसके बारे में भी बात की है, including overtly restrictive laws on the operation of non-governmental organizations and civil society organizations. Restrictions on freedom of movement, ये भी एक सब्जेक्ट है इसका। Coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture or persecution, ये सब कुछ है। और भी बहुत सी चीज़ें जो कि इसमें हैं। इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abuses. और इसके बाद इन्होंने ये, मैं सिर्फ एक बात और करूँगा फिर मैं आई विल पास ऑन टू माय फ्रेंड्स। Culture of lawlessness pervades in the country, जो इसकी कंक्लूशन है वो ये है कि lawlessness का कल्चर जो है वो रियासत में इस वक्त फैला हुआ है। किसी के राइट्स, किसी की फ्रीडम्स, किसी की इज्जत, किसी की घर की चारदीवारी जो है वो कुछ भी रियासती गमाशतों से महफूज नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव समरी है, जिसमें से मैंने पढ़ के आपको सुनाया, 100 पेजेस के ऊपर मुझे मिला सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी। जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी मेरे पास नहीं पहुंची है, मुझे पता चला है कि वो बहुत ही मैसिव डॉक्यूमेंट है, और उसमें इंतहाई ग्राफिक तरीके से जो टॉर्चर्स हैं और सबको इन्होंने इलस्ट्रेट किया है। और ये हुकूमत अमेरिका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने पब्लिश
اس سلسلے میں پہلے ولید اقبال صاحب ان موضوعات کے اوپر اور ان کی سگنیفیکینس اور ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. پھر اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ابو سر صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں. اوور ٹو ولید اقبال. ایک سیکنڈ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے فائن. آپ کے علم میں ہی ہوگا میرا تعلق قانون اور آئین کے شعبے سے ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو میری 6 سال کی مدت میں جو سینٹ میں گزاری اس میں سے آپ 3 سال مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ میں سینٹ پاکستان سینٹ کی قائمہ کرنے کی برائے انسانی حقوق کی صدارت بھی کرتا رہا ہوں. اور یہ معاملہ یہ جو پاکستان کی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق یا کیا کیسی کیفیت ہے یہ امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ ہے 2023 کے بارے میں. اور یہ اہم بات ہے کہ یہ ریجیم چینج سے بعد کے سارے عرصے مقابل ہیں. اس کا تعلق پی ڈی ایم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے. یہ ان کی کارکردگی پہ تجزیہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. انسانی حقوق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اگر صدیوں سے نہیں تو کم از کم پچھلے 75 سال سے جب سے دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی پیرس میں جس کا نام یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس تھا. اس میں وضع کیا گیا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ بیسک کچھ بنیادی کچھ منیمم اسٹینڈرڈس ہیں جو کہ دنیا بھر کو میٹ کرنے ضروری ہیں جن پہ پورا اترنا ایک معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے جس میں انسانی وقار یا انسانی ڈگنیٹی بھی آتی ہے. انسانی پرائیویسی آف دا ہوم جس کو آپ یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چاند دیواری کا تقدس جو ہے یا تحفظ جو ہے وہ کہتے ہیں. مختلف سیاسی آزادیاں آزادی اظہار رائے بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں. ہمارے ملک کی حد تک 1973 کے آئین میں پارٹ 2 کا چیپٹر 1 جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک ہیں انہیں میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے. اس اقدار کو ہم نے 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے 2010 کی جون میں. اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہے اس کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے جو پاکستان کے آئین میں ہے اور جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں ہے. اور یہی وہ موضوعات جو اس رپورٹ کے اندر جو ہے مکمل ہو رہے ہیں. جو جتنی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ 100 صفحات پر مبنی ہے اور اس میں 50-60 سے زیادہ صفحات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو ہم آپ سے جن کا تذکرہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں. آپ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی سے شروع کریں تو اس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی. پاکستان میں قانون بنا ہوا وہ یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو بھی زیر حراست ٹارچر کرنا اور اگر کوئی زیر حراست کسی کی وفات ہو جائے کسی تشدد کی وجہ سے تو وہ دفعہ 302 پہ سزائے موت کا وہ جرم ہے. لیکن ہمارے یہاں افسوس اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں میں انہوں نے یہ لفظ نہیں استعمال کیا لیکن میں تشریح دیتا ہوں کہ کیا یہی ہے کہ آپ کے قوانین اور آپ کے آئین اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون اور اس کی پامالی کی بات سمجھ ہوئی. اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جی پاکستان کی ریاست کی کارکردگی وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان باتوں کی ان گارنٹیز کی جو ہمارے آئین میں پائے جاتے ہیں. تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا میں کہہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون میں نے کچھ کرتی ہے یہ بات صرف کچھ کرتی ہے یا اسٹیچوٹ بکس پہ پائے جاتے ہیں ان پہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں. اور
प्राइवेसी ऑफ द होम, चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़, उसको पामाल करने के हवाले से जो यहाँ पे बातें हुई, अफसोस के साथ कि आपकी पुलिस जिसका फर्ज होता है तहफ़्फ़ुज़ करना, बरमला बगैर वारंट्स के लोगों के घरों में रेड करती गई है। और इसमें जिक्र है कि लोगों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा घरों से, लोगों के घरों से कीमती अशिया की डाका चोरी के अंदर जो है मुलव्वस पाई जाती है, रेड करने की अलबादे के अंदर। और ये रऊफ साहब ने जिक्र किया, और ये भी कितने अफसोस और शर्म की बात है कि बाहर के दूसरे जो है आपको आईना दिखा रहे हैं कि जुर्म ज़ैद ने किया है, अब पकड़ के बकर को ले जाते हैं क्योंकि वो उसका भांजा है, भतीजा है, बाप है, बेटा, रिलेटिव्स को पकड़ना, इसका बरमला जिक्र है। फिर ये बात भी दोहराई गई है 2-3 दफ़ा इसके अंदर कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि असेंबलियाँ तहलील हो तो 90 दिन में इलेक्शन होना है। 2 असेंबलियाँ तहलील हुई, इसमें जिक्र आता है आइन की पामाली, कोई इलेक्शन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, कोई इलेक्शन नहीं हुई। जिक्र आता है इसके अंदर कि फिर जब कौमी असेंबली और दीगर असेंबलियाँ जो 2 असेंबलियों के पंजाब और KP के अलावा थी, वो तहलील हुई, तो 90 दिन के बजाय जो है 180 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है। और फिर ये तो आप देख लें कि जी कानून गरीब के लिए कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, ये भी इसका जिक्र है। ये भी जिक्र है कि कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आज़ादियाँ जो है वो दूसरी पार्टियों के लिए कुछ और है और PTI के लिए कुछ और है। आप असेंबली का या पुरअमन इज्तिमा के हवाले से जो आइन में हमारे गारंटी है और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो पाबंदियाँ हैं, जो रिक्वायर, जो गारंटीज दी गई हैं, किस तरह से बंद कमरे के अंदर ना सिर्फ ट्रायल हो रहा है बल्कि आप उसके ऊपर भी मजीद पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि आप कोई बयान नहीं दे सकते, ये बयान शाया नहीं हो सकते। आज़ादी है इजहार राय, शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाना। हम शफाफियत और एहतसाब का गला ढूंढ रहे हैं। इस रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी सुर्खी ये भी है कि किसी का कोई एहतसाब, किसी अफसर का, किसी ओहदेदार का एक 100 सफ़ों के अंदर जो, और जिसमें खास तौर पे 60-65 सफ़े जो हैं वो सियासी आज़ादियों और इंसानी वक़ार और चादर और चारदीवारी और फेयर ट्रायल और इस तरह के मामलों की जरूरत है। किसी अफसर, किसी अहलकार का एहतसाब नहीं, गलतकारी, आइन की पामाली, कानून की हुक्मरानी की धज्जियाँ उड़ना और इस पस्ती तक गिर जाना कि यहाँ पे जनरल का कानून है या माइट इज राइट का जो प्रिमिटिव जो है डॉक्ट्रिन वो इस्तेमाल में आ रहा है। बहुत हमारे जो सर जो है शर्म से जुड़ जाना चाहिए तो ये कैफियत है। और ये रिपोर्ट जो है इस तरह की बात कर रही है। और अमेरिका दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में से बहुत बड़ी जमहूरी निज़ाम जो है वो ये कह रहा था सुपर पावर किस तरह पहुँचती है कौमें यहाँ पर, वो आइन बनाती हैं, अपने आप को आइन देती हैं और आइन का अमल बनाती हैं। अमेरिका ही के जो है बुनियादी असूल उनके बानियों ने जो बनाए थे फेडरलिस्ट पेपर्स, और आने वाली नस्लों में हाल ही में एक बहुत बड़े दानिश्वर सुप्रीम कोर्ट जज उनके एंटोनिन स्कालिया ने भी ये करार दिया था, जो एक स्कूल ऑफ थॉट या मकतबा फिक्र है जिसको ओरिजिनलिस्ट कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कहा जाता है कि अगर एक मुल्क अपने आइन पर अमल कराना चाहता है, जो कि ये इस वास्ते की रिपोर्ट भरी हुई है, तो वो मुल्क, उसका निज़ाम किस कैफियत में गिर जाते हैं वो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, टिरनी, जबर और केओस, यानी कि अफरा-तफरी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का इस मुल्क में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ये उन सारी चीज़ों का एक सबूत है 100 सफ़े की रिपोर्ट के शक्ल में जो आपके सामने आई है। जो हमने जो बोला ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है और रजीम चेंज के बाद इस मुल्क में वस्तायत का एक निज़ाम नाफिज किया गया है गैर कानूनी और गैर आइनी तरीके से। अब इसमें देखें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, आपने काफ़ी उम्र शायद पढ़ी हो पॉलिटिकल साइंस। अब एक रियासत जो होती है वो वजूद में कैसे आती है इसको समझने की ज़रूरत है। रियासत एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको हम आईन पाकिस्तान भी कहेंगे। उसके आने के बाद जो हम सब लोग हैं, जितने शहरी हैं इस मुल्क के, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो आइन है
बॉडी पॉलिटिक, उस रियासत के कुछ फ़राइज़ होंगे। उसके फ़राइज़ में जो 3 सबसे बेसिक फ़राइज़ होंगे, वो मेरी ज़िंदगी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, मेरे माल की हिफाजत करना है। और हेयरिंग में अफसोस के साथ मेरे चीफ जस्टिस कहते हैं कि इमरान रियाज खान को। उसके अलावा अभी आपने देखा असदूर साहब के साथ क्या हुआ। मैं 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों को भी थ्रेट्स आती होंगी, आप लोग मुझे पता है कितनी मुश्किल से कवर कर रहे हैं। अगर एक मुल्क जिसमें बोलने की इजाज़त नहीं है, तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री खोल के देखें आप, जिस मुल्क में फ्री स्पीच नहीं आई उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आया उस मुल्क ने तरक्की नहीं की। आप जितने मर्जी पैसे मांगने जाके, इधर से मांगे वहां से मांगे पैसे, कटोरा लेके जाएंगे, लेकिन जब तक अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे आप लोग तरक्की नहीं करेंगे। दुनिया से सीखें। उस मुल्क ने तरक्की की है मुल्क दुनिया में जिसने सबसे पहले एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो है रूल ऑफ लॉ। अगर आप देखें, अब कल हमने जलसे अनाउंस किए गुजरावाला में, सीपीओ साहब है तैयब 20 चीमा साहब, 19 घर किराए उन्होंने ऑर्डर किया। और हमने किया क्या, हमारा कसूर क्या था कि हम अपना एक बुनियादी हक जो मेरा राइट टू असेंबली, मैंने प्रोटेस्ट करना है, कानून को आइन के दायरे में रह के कैंपेन स्टार्ट हो गई। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड क्या कंटेंट चल रहा है इस वक्त, झूठा, बोगस, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो मैं सैल्यूट करता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, जो ज़मीर के साथ खड़े हुए, जो आइन के साथ खड़े हुए, जो कानून के साथ खड़े हुए। अगर ऐसे जजेस 90% जजेस अगर हमारे पास ऐसे होते तो ये रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क की अदलिया हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स उन्होंने बताया जो हमारी हैं वो हम वॉयलेट कर रहे हैं। अगर जीएसपी प्लस स्टेटस जो हमें मिला हुआ तो किस कमिटमेंट पे मिला हुआ है कि हम ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करेंगे। अब मुझे एक चीज देखें, इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, हाई कोर्ट को तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया इन्होंने। क्या कोई मुल्क जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेस ग्रुप जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्या उसको लगेगा मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है अगर आप यहाँ के दातों के ऑर्डर ही इंप्लीमेंट करेंगे? अगर उसको कोई मसला होगा यहाँ पे किसी लोकल बिजनेसमैन के साथ और वो अपना कोर्ट जाता है, कोर्ट से ऑर्डर लेता है, आर्बिट्रेशन में चला जाता है, आर्बिट्रेशन को इन्फोर्स कराने आएगा इस कोर्ट में, उसको क्या गारंटी होगी कि इस मुल्क के मेरे ऑर्डर जो मेरे हक में इंप्लीमेंट होगा? क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया को? हमने इस वक्त चूज करना है whether we stand with the civilized democratic world जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, या हम ऐसे वर्ल्ड के साथ खड़े हैं जहां पे या तो बादशाहत है या वहां पे एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। हमें कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में रहना है, हमें जमहूरियत में रहना है। मैंने हिटलर के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने मुसलिनी के पाकिस्तान में नहीं रहना, मैंने एक जमहूरी मुल्क में रहना है जहां अगर आप मेरे खिलाफ भी बात करें, मैं पावर में बैठा हूं तो मैं आपको कुछ ना कह सकूं, आप भी मुझे क्रिटिसाइज करें, मैं आपको कुछ ना कह सकूं, क्योंकि आपका मैं राइट की इज्जत करूं। इस वजह से खुदा का खौफ करें, इस मुल्क की जमहूरियत पे कर्ज खाएं, लोगों को